आप सबको जोहार और नमस्कार। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड की। यहाँ मिलती है झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरों का डेली अपडेट। हम लाते हैं वो खबरें जो है महत्वपूर्ण, वो मुद्दे जो है चर्चा के काम में। तो वक्त हो चला है झारखंड की आज सुबह की 25 मुख्य खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आप तक झारखंड की हर महत्वपूर्ण खबर पहुंचती रहे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की पहली मुख्य खबर से। जनता की भागीदारी से बनेगा समावेशी बजट, हेमंत सरकार की नई पहल। हेमंत सोरेन सरकार ने आगामी 2025-26 के बजट को अधिक समावेशी और जनोपयोगी बनाने के लिए अबुआ बजट ऐप के माध्यम से जनता से सुझाव मांगने की पहल की है, जो 17 जनवरी तक सक्रिय रहेगा। इस डिजिटल माध्यम के जरिए सरकार गरीबों, वंचितों, युवाओं और महिलाओं सहित सभी वर्गों की उम्मीदों को बजट में शामिल करने का दावा कर रही है। हालांकि विपक्ष ने ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल पहुंच की सीमाओं को लेकर सवाल उठाए हैं। इसके जवाब में सरकार का कहना है कि झारखंड की संस्कृति और जन भावनाओं के अनुरूप बजट तैयार करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। रांची में जनता दरबार में उपायुक्त ने सुनी समस्याएं, समाधान का दिया आश्वासन। रांची उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भजंती ने आज जनता दरबार में जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से आए लोगों की समस्याओं को सुना। उन्होंने शिकायतों को जांच कर जल्द समाधान का आश्वासन भी दिया। मौके पर ही संबंधित अधिकारियों से फोन कर बात कर निर्देश दिए और शिकायतों को भौतिक जांच और शीघ्र समाधान करने को कहा गया। जनता दरबार में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभ की भी जानकारी ली गई, जिसमें लोगों ने बताया कि महिलाओं को योजना का लाभ मिल रहा है। उपायुक्त ने योजना की सम्मान राशि का सही उपयोग करने की अपील की। उन्होंने सभी शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने और कार्यालय को प्रतिपुष्टि समर्पित करने के निर्देश दिए। केरल बना 68वीं राष्ट्रीय स्कूली खेल अंडर 19 एथलेटिक्स प्रतियोगिता का ओवरऑल विजेता। 68वीं राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता के अंतर्गत अंडर 19 एथलेटिक्स प्रतियोगिता का समापन आज हो गया। केरल 138 अंकों के साथ ओवरऑल विजेता बना, जबकि महाराष्ट्र 123 अंक और तमिलनाडु 104 अंक के साथ दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। बालक वर्ग में महाराष्ट्र के सैफ चफेकर और बालिका वर्ग में सीबीएसई की वंशिका को बेस्ट एथलीट का पुरस्कार दिया गया। झारखंड को प्रतियोगिता में कुल 3 पदक मिले, जिनमें 400 मीटर दौड़ बालक वर्ग में साकेत मिंज और लॉन्ग जंप बालिका वर्ग में प्रीति लकड़ा ने स्वर्ण पदक जीते। बालिका वर्ग 400 मीटर हर्डल रेस में शिवानी कुमार ने रजत पदक प्राप्त किया। झारखंड पदक तालिका में 33 अंकों के साथ 9वें स्थान पर रहा। 41 इवेंट्स के साथ संपन्न इस प्रतियोगिता के बाद अब झारखंड में 11 जनवरी से 14 जनवरी तक अंडर 14 एथलेटिक्स प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। राज्य सरकार और स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इस आयोजन की तैयारी शुरू कर दी है। डोम्बारी बुरू, झारखंड की असीमता और भगवान बिरसा मुंडा के संघर्ष की भूमि। खूंटी जिले के मुरू प्रखंड क्षेत्र में स्थित डोम्बारी बुरू झारखंड की असीमता, संघर्ष और बलिदान की ऐतिहासिक गाथा का प्रतीक है। 9 जनवरी 1900 को बिरसा मुंडा ने यहां अंग्रेजों के खिलाफ उलगुलान का नेतृत्व किया। सभा के दौरान अंग्रेज सैनिकों ने गोलियां बरसाई, जिसमें सैकड़ों आदिवासी शहीद हो गए। हालांकि बिरसा मुंडा इस हमले से बच निकले। यह घटना जलियांवाला बाग हत्याकांड से पहले की है और इसे हर साल 9 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष भी डोम्बारी बुरू में शहीद दिवस और मेले का आयोजन किया गया है। राज्य के मंत्री, विधायक और सांसद समेत कई गणमान्य शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचेंगे। यह स्थल झारखंड के आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा और गौरवशाली इतिहास को दर्शाता है। दीपिका पांडे ने केंद्र पर लगाया झारखंड से भेदभाव करने का आरोप, कहा पीएम आवास की जगह बनाना पड़ रहा अबुआ आवास। झारखंड सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाली प्रति आवास राशि को बढ़ाकर 2 लाख रुपए करने की मांग केंद्र सरकार से की है। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने बताया कि वर्तमान में 1.2 लाख रुपए प्रति आवास निर्धारित है, जो पर्याप्त नहीं है। इस राशि से रसोई घर और शौचालय जैसी आवश्यक सुविधाओं को शामिल करना मुश्किल होता है। मंत्री ने झारखंड सरकार द्वारा संचालित अबुआ आवास योजना को एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत करते हुए केंद्र से इसे देश भर में अपनाने की अपील की है। उन्होंने केंद्र सरकार पर झारखंड और अन्य गैर भाजपा शासित राज्यों के साथ भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा कि झारखंड को 1.36 लाख करोड़ का बकाया केंद्र सरकार के पास है। मनरेगा के तहत भी 600 करोड़ रुपए का भुगतान बाकी है। दीपिका पांडे सिंह ने 2022-24 के बीच झारखंड को आवास योजना से वंचित करने और फिर चुनाव से पहले आवास आवंटित करने की प्रक्रिया पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 24 लाख आवासों की जरूरत का सर्वे पूरा किया है, जिसमें से 6.25 लाख आवासों का निर्माण कार्य जारी है। झारखंड सरकार ने अपने दम पर 2 लाख रुपए प्रति आवास की राशि निर्धारित कर काम शुरू किया है। पलामू के पाटन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मोतियाबिंद जांच शिविर का आयोजन। पाटन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बुधवार को मोतियाबिंद जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 113 लोगों की आंख की जांच की गई, जिनमें 25 मरीजों में मोतियाबिंद की पुष्टि हुई। इन मरीजों को 11 जनवरी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मुफ्त ऑपरेशन किया जाएगा, जिनमें उनकी आंखों में लेंस प्रत्यारोपण किया जाएगा। शिविर के दौरान सीएचसी के नेत्र सहायक चंदन कुमार और अन्य स्वास्थ्यकर्मी उपस्थित रहे। गावा प्रखंड में स्वास्थ्य योजनाओं पर बैठक, टीबी मुक्त पंचायतों की घोषणा।
गिरिडीह के गांवा प्रखंड में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने और उनकी प्रगति पर चर्चा करने के लिए बुधवार को गांवा सीएचसी सभागार में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर महेश्वरम ने स्वास्थ्य योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने टीकाकरण, प्रसव और परिवार नियोजन जैसे कार्यक्रमों पर विस्तार से चर्चा की और इनमें सुधार की आवश्यकता जताई। साथ ही HMPV वायरस को लेकर विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया गया। डॉक्टर महेश्वरम ने यह भी घोषणा की कि प्रखंड की 4 पंचायतों को शीघ्र ही टीबी मुक्त घोषित किया जाएगा। बैठक में BPM प्रमोद बर्नवाल, STS अजय भारती, उषा देवी, राजत खातून और अन्य स्वास्थ्य कर्मी उपस्थित थे। राष्ट्रीय जतरा महोत्सव की तैयारियों को लेकर बैठक। सांस्कृतिक विविधता का उत्सव होगा। रांची में राष्ट्रीय जतरा केंद्र समिति द्वारा आयोजित राष्ट्रीय जतरा महोत्सव की तैयारियों को लेकर मोराबादी मैदान में एक बैठक आयोजित की गई। महासचिव नीलम बिरुली ने बताया कि महोत्सव का उद्देश्य भारत की सांस्कृतिक धरोहर, परंपराओं और जनजातीय समुदायों की अद्वितीय पहचान को बढ़ावा देना है। यह 2 दिवसीय कार्यक्रम 31 जनवरी से 1 फरवरी तक आयोजित होगा। महोत्सव का मुख्य आकर्षण विभिन्न राज्यों के पारंपरिक नृत्य, संगीत, हस्तशिल्प प्रदर्शन और क्षेत्रीय व्यंजन होंगे। यह आयोजन देश की सांस्कृतिक विविधता का उत्सव होगा, जिसमें सभी उम्र और पृष्ठभूमि के लोग आनंद ले सकेंगे। महासचिव नीलम बिरुली ने इस महोत्सव को सफल बनाने का आह्वान किया और इसे भारत के सांस्कृतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय बनाने की दिशा में जोर दिया। बोकारो डीसी ने जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में लिया सख्त कदम, संबंधित अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। बोकारो की जिला कलेक्टर विजया यादव ने बुधवार को जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में गर्भवती महिलाओं के ANC निबंधन, जांच, दवाओं का वितरण, परिवार नियोजन, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम आदि की प्रखंडवार समीक्षा की। उन्होंने पाया कि कुछ प्रखंडों ने निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप प्रदर्शन नहीं किया। इस पर नावाडीह, कसमार और गोमिया प्रखंड के चिकित्सा पदाधिकारियों, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारियों और योजनाओं की सही निगरानी न करने के लिए बोकारो के सिविल सर्जन डॉक्टर AB प्रसाद और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को शोकॉज नोटिस जारी किया। इसी ने सभी अधिकारियों को अपने प्रदर्शन में सुधार लाने की हिदायत दी और अगले आदेश तक संबंधित अधिकारियों का वेतन स्थगित करने का निर्देश भी दिया। साथ ही उन्होंने प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारियों को प्रखंड मुख्यालय में रहने और सरकारी योजनाओं की निगरानी करते हुए निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप प्रदर्शन सुनिश्चित करने की बात की। बैठक में सिविल सर्जन डॉक्टर AB प्रसाद, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी डॉक्टर सुमन गुप्ता, सभी प्रखंडों के MOIC, सहायक जनसंपर्क पदाधिकारी अविनाश कुमार सिंह और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी दीपक कुमार समेत अन्य अधिकारी उपस्थित थे। सड़क सुरक्षा और अफीम नष्ट करने के लिए जागरूकता अभियान। सरायकेला खरसावां जिले में पुलिस ने सड़क सुरक्षा, डायल 112, महिला सुरक्षा और अफीम की अवैध खेती को लेकर जागरूकता अभियान चलाया। चांडिल अनुमंडल क्षेत्र में आयोजित इस अभियान के दौरान चांडिल पॉलिटेक्निक कॉलेज में विद्यार्थियों को पॉक्सो अधिनियम, साइबर सुरक्षा, घरेलू हिंसा और महिला सुरक्षा के कानूनी पहलुओं से अवगत कराया गया। इसके साथ ही सड़क सुरक्षा और डायल 112 की उपयोगिता पर भी जागरूक किया गया। इसके अतिरिक्त ईचागढ़ थाना क्षेत्र में अफीम की अवैध खेती को लेकर भी जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया। पुलिस ने स्थानीय ग्रामीणों को अफीम के दुष्प्रभावों और इसके कानूनी प्रावधानों के बारे में भी जानकारी दी। इस अभियान के दौरान पुलिस ने चोगाटाड़ गांव में लगभग 7 एकड़ में लगी अवैध अफीम की खेती को नष्ट किया। जिले में इस साल अब तक 124 एकड़ भूमि पर अफीम की खेती को नष्ट किया गया है। रामगढ़ में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में उपायुक्त की कड़ी चेतावनी। रामगढ़ में उपायुक्त चंदन कुमार की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई। इस बैठक में चुट्टूपालू घाटी में हो रही सड़क दुर्घटनाओं पर चर्चा की गई। उपायुक्त ने NHAI अधिकारियों को लापरवाही के लिए फटकार लगाई और सड़क सुरक्षा के उपायों को शीघ्र लागू करने का निर्देश भी दिया। उन्होंने कहा कि ब्लैक स्पॉट्स पर सुरक्षा उपायों को तुरंत लागू किया जाए। साथ ही PCR वाहनों और थानों में फर्स्ट एड किट की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। इसके अलावा बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों के खिलाफ चालान करने के लिए CCTV कैमरे का उपयोग करने का आदेश भी दिया गया। गोड्डा में गणतंत्र दिवस मेला टेंडर विवाद में फंसा। गोड्डा नगर परिषद ने गणतंत्र दिवस पर लगने वाले ऐतिहासिक मेले का टेंडर 36.81 लाख रुपए में राजेश शाह गुलजारबाग को आवंटित किया। इस बार के मेले के लिए 9 ठेकेदारों ने आवेदन किया था, जिनमें से 6 टेंडर कागजी कमी के आधार पर रद्द कर दिए गए थे। इसके बाद बचे तीनों ठेकेदार एक ही परिवार से जुड़े बताए जा रहे हैं। पिछले साल के मुकाबले इस बार 30,000 रुपए अधिक की बोली लगाने वाले राजेश शाह का टेंडर फाइनल किया गया। हालांकि रविंद्र पांडे, जो पिछले 20 साल से मेला आयोजित कर रहे थे, ने टेंडर प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विभाग ने कागजात में बदलाव कर कई टेंडर रद्द किए और इसके पीछे विभाग के एक जूनियर अधिकारी की मिलीभगत की शक है। बोकारो में मवेशी तस्करी के आरोप में पिकअप वैन पकड़ा। चास के भूतनाथ मंदिर के पास बुधवार को स्थानीय लोगों ने मवेशी लदे पिकअप वैन को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। वाहन में 2 बछड़े समेत कुल 9 मवेशी लदे थे। स्थानीय लोगों के अनुसार पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गया और उसका एक्सल टूट गया। जब तस्कर मवेशियों को उतारने लगे तो स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना चास मुफस्सिल थाने को दी। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मवेशियों को कब्जे में लेकर मामले की जाँच शुरू कर दी। खूंटी में पुलिस ने नष्ट की 61 एकड़ अवैध अफीम की खेती।
खूंटी पुलिस ने नशा कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बुधवार को 61 एकड़ में लगी अवैध अफीम की खेती को नष्ट कर दिया। पुलिस की यह कार्रवाई खूंटी थाना क्षेत्र के ग्राम नयलडी, मुरहू थाना क्षेत्र के ग्राम जुर्मू, मारंगहादा थाना क्षेत्र के ग्राम जोरदाग, अड़की थाना क्षेत्र के ग्राम सोनपुर बारूबेड़ा और साइको थाना क्षेत्र के ग्राम आयु भातू में की गई। इस कार्रवाई से अफीम की अवैध खेती को लेकर इलाके में भारी चिंता का विषय उत्पन्न हुआ है। गिरिडीह के प्रवासी मजदूर की मुंबई में कोकलेन से दबकर मौत, खुशी का माहौल गम में बदला। गिरिडीह जिले के बगोदर में एक परिवार में खुशियों का माहौल था क्योंकि एक बेटे का जन्म हुआ था और छठियारी मनाने की तैयारी चल रही थी। लेकिन इसी बीच एक दुखद खबर ने पूरे परिवार को तोड़ दिया। बगोदर प्रखंड के माहुरी गांव के रहने वाले प्रवासी मजदूर अजय कुमार की बुधवार को मुंबई में पोकलेन मशीन से दबकर मौत हो गई। इस खबर से परिवार में शोक की लहर दौड़ गई और पत्नी समेत परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही जरमुन्ने पश्चिमी के पूर्व मुखिया संतोष कुमार रजक पीड़ित परिवार से मिले और उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया। अजय कुमार मुंबई में मजदूरी करता था और 4 दिन पहले ही उसकी पत्नी ने बेटे को जन्म दिया था। सोहराय मिलन समारोह, इरफान अंसारी ने आदिवासी समाज के साथ मनाया पर्व, कंबल वितरण किया। जामताड़ा में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के आवास पर बुधवार को सोहराय मिलन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें आदिवासी समाज के लोग, कार्यकर्ता और समर्थक बड़ी संख्या में शामिल हुए। इस अवसर पर मंत्री अंसारी ने मांदर की थाप पर थिरकते हुए सभी को सोहराय पर्व की शुभकामनाएं दी। उन्होंने सोहराय पर्व को आदिवासी समाज के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि झारखंड में विभिन्न धर्मों के त्योहार मिलजुल कर मनाए जाते हैं। मंत्री ने कड़ाके की ठंड को देखते हुए आदिवासी महिलाओं के बीच कंबल वितरित किए ताकि जरूरतमंदों को ठंड से बचाया जा सके। जेपीएससी में अध्यक्ष की नियुक्ति का संकट, छात्रों ने दी आत्मदाह की धमकी। झारखंड लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष के पद के 6 महीने से अधिक समय तक खाली रहने के कारण आयोग में शैक्षणिक संकट गहरा गया है। पिछले 6 महीने से आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हुई है, जिसके कारण विभिन्न परीक्षाओं के परिणाम भी अटके हुए हैं। सबसे बड़ी समस्या 11वीं से 13वीं सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के परिणाम को लेकर है, जो जून में आयोजित हुई थी, लेकिन अब तक परिणाम जारी नहीं किया गया है। इस मामले में छात्रों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है और उन्होंने 15 जनवरी के बाद आयोग के कार्यालय के सामने आत्मदाह करने की धमकी दी है। छात्र नेता सत्यनारायण शुक्ला ने साफ तौर पर कहा है कि यदि 14 जनवरी तक सरकार ने अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं की तो वे आत्मदाह करने को मजबूर होंगे। छात्रों का कहना है कि आयोग के अध्यक्ष के बिना न केवल सिविल सेवा परीक्षा बल्कि अन्य महत्वपूर्ण परीक्षाएं भी अटकी पड़ी हैं। छात्रों ने सरकार से तत्काल अध्यक्ष की नियुक्ति करने या किसी सदस्य को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त कर आयोग का कार्य संचालन सुनिश्चित करने की मांग की है। साथ ही हाईकोर्ट ने भी सरकार को आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति शीघ्र करने का निर्देश दिया था, लेकिन इसके बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। कोलियरी मजदूरों का सीसीएल कथारा क्षेत्र में प्रदर्शन, 26 सूत्री मांग पत्र सौंपा। झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन की कथारा क्षेत्र कमेटी ने बुधवार को सीसीएल कथारा क्षेत्र के जीएम कार्यालय के समक्ष अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। मजदूरों ने सीसीएल प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और 26 सूत्री मांग पत्र क्षेत्रीय कार्मिक पदाधिकारी जयंत कुमार को सौंपा। यूनियन के क्षेत्रीय सचिव इकबाल अहमद ने चेतावनी दी कि अगर 15 दिनों के भीतर उनकी मांगों पर कोई ठोस पहल नहीं की गई तो वे जोरदार आंदोलन करेंगे। प्रदर्शन में इकबाल अहमद ने कहा कि सीसीएल प्रबंधन कोयला मजदूरों, आउटसोर्सिंग मजदूरों और विस्थापितों की समस्याओं को नजरअंदाज कर रहा है। यूनियन की प्रमुख मांगों में मजदूरों की समय पर पदोन्नति, गलत व्यक्तियों को दी गई नौकरियों की जांच कर सही लोगों को नौकरी देने, गोविंदपुर परियोजना के पीआर से टीआर हुए मजदूरों का एरियर भुगतान और 11वें वेतन समझौते के तहत एरियर भुगतान शामिल है। इस प्रदर्शन में कई मजदूर नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद थे। 6 महीने में देवघर एम्स पूरी तरह से होगा तैयार। झारखंड सरकार ने राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास किए हैं और इसी दिशा में देवघर जिले के देवीपुर प्रखंड में स्थित 240 एकड़ में बन रहे एम्स अस्पताल का निर्माण जारी है। वर्ष 2019 में शुरू हुआ यह अस्पताल अब लगभग तैयार हो चुका है और अगले 6 महीनों में यह पूरी तरह से चालू होगा। कोरोना के कारण 2 वर्षों तक निर्माण कार्य में बाधा आई, लेकिन ओपीडी सेवा 2021 में शुरू हुई, जिसके बाद करीब 5 लाख मरीजों ने चिकित्सा सलाह ली। इसके बाद 2022 में इंडोर सेवा और ऑपरेशन थिएटर की शुरुआत हुई। अब तक 250 बेड वाले अस्पताल में 2000 से अधिक मरीजों का इलाज किया जा चुका है और 8 ऑपरेशन थिएटर में करीब 2000 जटिल ऑपरेशन भी किए गए हैं। एम्स में सभी प्रमुख बीमारियों के लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर उपलब्ध हैं। साथ ही सुपर स्पेशलिटी विभाग जैसे कार्डियोलॉजी, न्यूरोसर्जरी और पीडियाट्रिक सर्जरी के विशेषज्ञ भी मरीजों को उपचार प्रदान कर रहे हैं। यह अस्पताल गरीब मरीजों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जमशेदपुर के साक्षी सीएम एक्सीलेंस स्कूल की छात्राओं को मिली साइकिल, खुश हुई छात्राएं। जमशेदपुर में साक्षी स्थित सीएम एक्सीलेंस सरकारी स्कूल में एक निजी संस्था द्वारा 100 छात्राओं के बीच साइकिलों का वितरण किया गया, जिससे छात्राओं और स्कूली स्टाफ में खुशी की लहर दौड़ गई। साइकिल मिलने पर छात्राओं ने उत्साह जताते हुए कहा कि अब स्कूल आने जाने में सुविधा होगी और समय पर पहुंचना आसान हो जाएगा। पहले उन्हें स्कूल जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ता था, जिसके कारण कभी कभी स्कूल छूट जाता था। स्कूल की प्रिंसिपल ने संस्था की सराहना करते हुए कहा कि यह पहल छात्राओं के बीच बड़ी राहत लेकर आई है। संस्था के सदस्यों ने बताया कि उनका उद्देश्य छात्राओं की शिक्षा और विकास को प्रोत्साहित करना है। इससे पहले
पहले भी 50 छात्राओं को साइकिल दी गई थी और अब इस संख्या को दोगुना कर 100 साइकिलों का वितरण किया गया। संस्था ने आश्वासन दिया है कि स्कूल के विकास और छात्राओं की सुविधा के लिए ऐसे प्रयास भविष्य में भी जारी रहेंगे। साहिबगंज में जननी शिशु योजना में गड़बड़ी, प्रसूताओं को 9 महीने से नहीं मिली लाभ राशि। साहिबगंज जिले के बरहड़वा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जननी शिशु योजना के तहत व्यापक गड़बड़ी का मामला सामने आया है। अप्रैल 2023 से लेकर अब तक सैकड़ों प्रसूताओं को उनकी लाभ राशि नहीं दी गई है। वहीं रांगा सीएचसी में ममता वाहन के फर्जी परिचालन की जानकारी भी मिली है, जिसके माध्यम से पैसे की निकासी की गई। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए साहिबगंज के उपायुक्त हेमंत सती ने इसकी जांच सिविल सर्जन से कराने की बात कही है। बरहड़वा सीएचसी के लेखपाल दिनेश कुमार ने बताया कि वे सिविल सर्जन कार्यालय से आदेश मिलने पर ही भुगतान करते हैं। भारतीय वायुसेना ने अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर वायु पदों के लिए भर्ती शुरू की। भारतीय वायुसेना ने अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर वायु पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। पंजीकरण 7 जनवरी से 27 जनवरी तक होगा और इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। 12वीं पास उम्मीदवारों को जिन्होंने गणित, भौतिकी और अंग्रेजी में 50% अंक प्राप्त किए हैं, आवेदन करने का पात्र माना जाएगा। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा और मेडिकल जांच शामिल है। उम्मीदवारों को 1.6 किलोमीटर दौड़ पूरी करनी पड़ेगी, जिसमें पुरुषों के लिए समय सीमा 7 मिनट और महिलाओं के लिए 8 मिनट है। रामगढ़ में व्यवसायी के घर में चोरी, लाखों की संपत्ति चोरी हुई। रामगढ़ जिले के कुज्जू ओपी क्षेत्र में एक व्यवसायी के घर में चोरी की घटना सामने आई है। व्यवसायी अरविंद सिंह बग्गा, जो कुज्जू गुरुद्वारा के प्रधान भी है, परिवार के साथ शोभ यात्रा में शामिल होने गए थे। जब वे रात 11 बजे लौटे तो देखा कि घर का ताला टूटा हुआ था। चोरों ने घर से लगभग 5 लाख रुपए के जेवरात और 29,000 रुपए की नकदी राशि चुरा ली। इस घटना की जानकारी अरविंद सिंह बग्गा ने कुज्जू ओपी पुलिस को दी, जो घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। गुमला में युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, वजह अस्पष्ट। गुमला जिला के सदर थाना क्षेत्र के बरीसा आनंदपुर में 38 वर्षीय रुपेश मिंज ने बुधवार को घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। रुपेश ने दोस्तों के साथ शराब पी थी और फिर घर लौटकर अपनी जान दे दी। आत्महत्या की वजह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। मृतकों के भाई हिमायूस मिंज ने बताया कि रुपेश 13 दिसंबर को गोवा से लौटे थे और गाँव में एक शादी समारोह में भी हिस्सा लिए थे। घटना के समय घर में केवल रुपेश के 3 बच्चे थे, जबकि उसकी पत्नी वीणा देवी मजदूरी के लिए शहर गई थी। रुपेश के दोस्तों ने बताया कि शराब पीने के बाद वह खाना खाने के लिए घर गया था। कुछ देर के बाद उसकी बड़ी बेटी रूपा कुमारी ने घर में फांसी से लटकी हुई लाश देखी और यह जानकारी गांव के लोगों को दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और रिपोर्ट के बाद आत्महत्या की असली वजह का पता चलने की उम्मीद है। झारखंड, बिहार, बंगाल, ओडिशा में डीजल चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 7 गिरफ्तार। झारखंड, बिहार, बंगाल और ओडिशा में वाहनों से डीजल चोरी करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह का खुलासा हुआ है, जिसमें 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कांके थाना क्षेत्र से फरमान, मनोज कुमार, मोहम्मद आमिर, वसीम, अभिषेक, आमिर और शहजाद नामक 7 अपराधियों को पकड़ा। ये सभी उत्तर प्रदेश के निवासी है। इस गिरोह ने 3 जनवरी को कांके थाना क्षेत्र के 2 ट्रकों से डीजल चोरी करने की घटना को अंजाम दिया था। एसएसपी चंदन सिन्हा ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि गिरफ्तार अभियुक्तों के बयान से यह पता चला कि यह गिरोह झारखंड, बिहार, बंगाल और ओडिशा में सक्रिय था और डीजल चोरी के मामलों को अंजाम दे रहा था। पुलिस ने आरोपियों से जुड़ी अन्य जानकारी मिलने पर अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी रखी है। तो ये थी झारखंड की आज सुबह की 25 मुख्य खबरें। ऐसे ही झारखंड की सभी महत्वपूर्ण खबरों को जानते रहने के लिए हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें। तो मिलते हैं शाम 5 बजे। धन्यवाद।